टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चंस रहेंगे, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं विद डेप्थ एक्सप्लेनेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पर ना कोशिश की है कि क्वेश्चंस की जो नंबरिंग थी ना, देखो कोड्स तो वहां पर हो सकता है चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो मैंने सेम रखे हैं। मींस अगर कोई क्वेश्चन 2009 में 21st क्वेश्चन था तो मैंने 21st ही रखा है, ऐसा नहीं रखा है कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि आप लोग अगर रीचेक करना चाहो तो आप चेक कर पाए। So the 21st question was, who first propounded the principle of unity of command? यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को सबसे पहले किसने दिया, और यू कैन से किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, और यू कैन से इस कंसेप्ट को फाइनली दुनिया के सामने लेकर आए। ऑप्शन ए F.W. टेलर, ऑप्शन बी एल्टन मायो, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में अपना हाथों एक्सपेरिमेंट भी दिया है। F.W. Taylor, you all know, father of scientific management. Option C, Peter F. Drucker, and Peter F. Drucker, management by objective, जिन्होंने दिया है concept, ठीक है। And option D is Henry Fayol. So अगर आप लोगों को 14 आप लोगों को याद है कि 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? अगर आप लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के आंसर को सेकंड्स में सोल्व कर सकते थे। सो यूनिटी ऑफ कमांड फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल, ठीक है, बिकॉज ये यूनिटी ऑफ कमांड इज अ प्रिंसिपल और ये उन 14 प्रिंसिपल्स में से एक ही है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब था कि भाई मान लो एक पर्सन है, ए इज एन एम्प्लॉय, ठीक है। अब बी और सी यहाँ पर दो बॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल ने ये कहा कि भाई ए को एक टाइम पर एक ही बॉस कमांड देगा, ये नहीं कि बी भी सेम उसी टाइम पर कमांड दे रहा है ए को और सी भी। तो इस केस में ए जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो पहले बी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करे या सी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करे। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक टाइम पर एम्प्लॉय को एक ही बॉस से कमांड मिलनी चाहिए, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। So option D is the right answer. And one more thing guys, F.W. Taylor के प्रिंसिपल फंक्शनल फॉर्मैनशिप और हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों है? बिकॉज F.W. टेलर ने क्या कंसेप्ट दिया था? फंक्शनल फॉर्मैनशिप, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भी प्रोडक्शन इंचार्ज भी होना चाहिए और प्लानिंग इंचार्ज भी होना चाहिए, जो एम्प्लॉय की एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट करे। ये दोनों पर्सन, मतलब प्लानिंग इंचार्ज प्लानिंग वर्क को देखेगा और प्रोडक्शन इंचार्ज जो आउटपुट है, जो आउटकम है, उस कंटेक्स्ट को देखेगा। सो एक टाइम पर एक पर्सन के ऊपर वहां पर दो बॉस हो गए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। लेकिन हेनरी फ्योल ने ये कहा भाई एक टाइम पर एक ही बॉस कमांड करेगा, ठीक है। लेकिन वहां पर F.W. टेलर ने क्या कहा भी एक टाइम पर मल्टीपल बॉस जो है वो वर्कर्स के काम को इंस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। एंड हियर आवर आंसर इज हेनरी फ्योल। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल इज गिवन बाय हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 21, 22, 23 अपनी तरफ से नंबर लगाया है, मैं आप लोगों को उन्हीं नंबर्स पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जिस नंबर पर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। Which element is not necessary in each objective under MBO approach? ठीक है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। सो इसमें ये कहा गया है भाई एमबीओ अप्रोच के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जो कि उसके अंदर जरूरी नहीं है, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ऑप्शन ए टाइम एलिमेंट, ऑप्शन बी कॉस्ट एलिमेंट, ऑप्शन सी ह्यूमन रिलेशन एलिमेंट एंड ऑप्शन डी मेजरेबल एलिमेंट। सो सबसे पहले तो एमबीओ के बारे में सुन लो। एमबीओ का मतलब होता है, कई बार एमबीओ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। सो एमबीओ की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव,
और ये कंसेप्ट किसने दिया है? ये कंसेप्ट दिया है पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है। और कौन सी बुक में दिया है? उनकी 1954 में एक बुक पब्लिश हुई थी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्यों दे रही हूँ गाइज? बिकॉज आज एग्जामिनर ने आपसे एलिमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया तो जरूरी थोड़ी ना है वो हर एग्जाम में आपसे एलिमेंट का ही क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में वो एक लिस्ट में रख दे ऑथर्स के नाम और एक लिस्ट में रख दे बुक्स के नाम, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक दिख जाएगी, है ना। वैसे ही हो सकता है आपसे एमबीओ की फुल फॉर्म पूछ ले, या ये पूछ ले एमबीओ कंसेप्ट इज गिवन बाय, फिर आपको वहां पर कहीं ना कहीं पीटर एफ ड्रकर का नाम दिखेगा, नहीं तो नन ऑफ दीज ऑप्शन दिखेगा कि भाई इनमें से किसी ने भी ये कंसेप्ट नहीं दिया है। तो कंसेप्ट को क्लियर करो, उन कंसेप्ट में से किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाए अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर्ड रखो, ठीक है। So management by objective given by Peter F. Drucker in his book The Practice of Management, and this book is published in 1954. Okay? अब भाई बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो एमबीओ अप्रोच के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उन सभी में टाइम एलिमेंट का होना बहुत जरूरी था, कॉस्ट एलिमेंट का होना बहुत जरूरी था एंड मेजरेबल एलिमेंट का होना बहुत जरूरी था। अब टाइम एलिमेंट का मतलब क्या? टाइम एलिमेंट का मतलब है भी एक जॉब को, एक टास्क को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक एम्प्लॉय को कितना टाइम लगना चाहिए। ये नहीं कि भाई 1 महीने के अंदर काम होना चाहिए था और वो पर्सन उसको 6 महीने तक घसीट रहा है उस काम को, नहीं। टाइम एलिमेंट वहां पर नेसेसरी है कि भी इस ऑब्जेक्टिव को आपको इतने टाइम के अंदर अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट एलिमेंट। ये नहीं कि भाई एम्प्लॉय अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा कंपनी का उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में वेस्ट करे, नहीं। कॉस्ट एलिमेंट का मतलब है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इतना पैसा आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरेबल एलिमेंट का मतलब होता है कि भी उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्री डिफाइंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे, ठीक है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आई है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आपके पास सही टेक्निक्स और सही मेथड्स होने चाहिए। तो वो कहलाता है मेजर करना, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। So these elements are necessary in each objectives under MBO approach, but human relation element is not necessary in each objective, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन। मतलब ये हर एक केस में ह्यूमन रिलेशंस का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप हर एक ऑब्जेक्टिव में आप ह्यूमन रिलेशंस को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, नहीं। 23rd question from the year December 2009. Techniques of managerial control are useful in, means managerial control की जो techniques होती हैं वो useful हैं इनमें से किस point में? Option A, selection of plant location. Option B, identifying appropriate technology. Option C, profit sharing, and option D, conducting shareholder meetings. So guys, आप लोगों को मैंने एक बार एक पॉइंट बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट के लिए होते हैं, मतलब अपर क्लास जो अथॉरिटीज और जॉब्स होती है उनके लिए। बाकी जो लोअर क्लास एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स प्लान या वेलफेयर एक्टिविटीज वगैरह करी जाती है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग किनके साथ होती है? मैनेजमेंट के साथ होती है। मीन्स आप वर्कर्स के साथ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, ठीक है, मैनेजर्स के बीच में होती है प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसी तरीके से जो मैनेजरियल कंट्रोल की जो टेक्निक्स होती है ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग में यूजफुल होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो प्लांट आपको कहाँ पर लगाना है, किस लोकेशन पे लगाना है, मार्केट के पास लगाना है, ठीक है, या मार्केट से दूर लगाना है, ये मैनेजरियल कंट्रोल टेक्निक्स यहाँ पर यूजफुल नहीं है। या फिर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना भी इस
अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, अप्रोप्रिएट रहेगी, उसको आइडेंटिफाई करने में मैनेजरियल कंट्रोल टेक्निक्स यूजफुल रही है। या फिर शेयर होल्डर्स मीटिंग को कंडक्ट करने में भी मैनेजरियल कंट्रोल की टेक्निक की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24th। द फंक्शन, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में बहुत इजी लगेगा और हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को गलत कर दे, बिकॉज यहाँ पर एग्जामिनर ने आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की है। मीन्स आपको लगेगा कि आंसर ये ऑप्शन है लेकिन आंसर कुछ और ही है। देखिए, द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले आप कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उनको एक्वायर कर रहे हैं, मतलब आप उनको प्रोक्यूर कर रहे हो, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो। उसके बाद आप रिटेन कर रहे हो उनको। रिटेन आप एम्प्लॉयज को कब कर सकते हो, जब उनका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो। मीन्स उनको समझ में आ जाए कि व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनको क्या टास्क परफॉर्म करने होंगे, किनको वो कमांड कर सकते हैं और यस किनको वो कमांड कर सकते हैं, ठीक है, और कौन एम्प्लॉय उनको ऑबे करेंगे, कौन उनके सीनियर्स होंगे, कौन उनके जूनियर्स होंगे, ठीक है। तो अगर उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना, तो वो कंपनी के अंदर लॉन्गर पीरियड के लिए काम करेंगे, वो शॉर्ट टाइम में कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी को कहा जाता है रिटेंशन प्लान, और यू कैन से उनको रिटेन करके रखना। फिर है डेवलप करना, मतलब उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना। और ये कहा भी जाता है कि इंडक्शन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग का ही पार्ट होते हैं। सो आपने एक बात ध्यान से देखी गाइस, कि पहले आप अट्रैक्ट कर रहे हो, देन यू आर सिलेक्टिंग देम, फिर आप उनको रिटेन करके रख रहे हो, ठीक है। रिटेन करने का मतलब है आप उनको उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो ताकि वो अपनी जॉब को कभी भी स्ट्रेस्ड फुल ना समझे, वो सारी चीज़ों को अच्छे से करे। तो ये सारी चीज़ें जब आप ह्यूमन रिसोर्स के साथ करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिक्रूटमेंट, ऑप्शन बी इंडक्शन, ऑप्शन सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी स्टाफिंग। सो यहाँ पर जो अट्रैक्टिंग था, ठीक है, वो क्या था, रिक्रूटमेंट। जो एक्वायरिंग था वो क्या था, सिलेक्शन, मतलब प्रोक्यूरमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट देना। रिटेनिंग था यहाँ पर इंडक्शन, और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर आंसर होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स स्टाफिंग। गाइस, स्टाफिंग प्रोसेस का ही तो पार्ट है ये सब, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, रिटेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अब मैं क्या कहने वाली थी, जो आप लोगों को शुरू में बताया, कि आप लोग हो सकता है यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर देते आंसर, पूरे चांसेस थे रिक्रूटमेंट करने के, लेकिन गाइस यहाँ पर सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात नहीं हो रही है, उनको सिलेक्ट करने की बात हो रही है, फिर वहां पर इंडक्शन की भी बात हो रही है, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये तीनों जो है ये स्टाफिंग प्रोसेस का ही तो पार्ट है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चंस को भी बड़े कॉन्फिडेंस से और बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना चाहिए। डिफिकल्ट वैसे नहीं कर पाओगे, इजी को वैसे बहुत ज़्यादा इजी समझ के आप लोग गलती कर जाओगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि अगर लीडरशिप थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अगर कोई थ्योरी है तो दैट इज मैनेजरियल ग्रिड बाय रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेन मॉर्टन। और उसी में से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर साल। In terms of Blake and Morton managerial grid approach, a production-oriented leader will be one who adopts managerial grid, जो leadership theory है by Robert R. Blake and Jane Morton,
उसके अंदर जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर होता है वो इनमें से कौन सा है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर होता क्या है। देखो, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर वो होता है जो प्रोडक्शन पर तो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करता है, मींस इसको अपना आउटपुट, अपना काम टाइम पर चाहिए। एम्प्लॉयज के साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है उनके काम के लिए, इसको फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको अपना काम चाहिए। दैट मीन्स ही इज अ ऑटोक्रेटिक नेचर टाइप ऑफ मैनेजर। मीन्स इसका जो नेचर है वो ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटीज को इम्पोज करना और एम्प्लॉयज के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना, ये होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर। फिर हमने पढ़ा था कि भी वन जो होता है इसका मतलब होता है लो कंसिडर्ड, 9 का मतलब होता है हाई कंसिडर्ड, 5 का मतलब होता है इक्वल कंसिडर्ड। ठीक है, अब लो हाई एंड इक्वल पीपल के लिए है या प्रोडक्शन के लिए है, वो आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा कि आप प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर, दैट मीन्स ये प्रोडक्शन का तो पूरा ध्यान रखेगा लेकिन एम्प्लॉयज के लिए लो कंसिडर्ड होगा। दैट मीन्स यहां पर हमारा आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी 9.1 मीन्स हाई ओरिएंटेड फॉर प्रोडक्शन एंड लो ओरिएंटेड फॉर पीपल, ये है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर। मीन्स अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर है ना तो उसका मतलब ये है भी ये वो लीडर है जो कि प्रोडक्शन को लेकर तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है बट एम्प्लॉयज को लेकर लो ओरिएंटेड है, और पीछे वाली पोजीशन पर आएगा 1। ठीक है, सो 9.1 इज आवर आंसर। ठीक है, टोटल वहां पर 5 लीडरशिप स्टाइल थे, 4 तो यहीं पर है। ठीक है, 1.1, 9.1, 9.9 एंड 5.5। ठीक है, और फिफ्थ है यहाँ पर हमारा 1.9, जिसमें क्या होगा, ये बिल्कुल अपोजिट होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता अ पीपल ओरिएंटेड लीडर, सिर्फ ये होता अ पीपल ओरिएंटेड लीडर, तो बताइए, तो आपका आंसर होता 1.9। ठीक है, बिकॉज सेकंड पोजीशन होती है पीपल के लिए और वहां पर क्या है 9 है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता पीपल ओरिएंटेड लीडर तो आपका आंसर 1.9 होता। तो ये सारी चीज मैं आप लोगों को थ्योरीज के अंदर पढ़ा चुकी, तो प्लीज इनको अच्छे से याद रखो, एग्जाम के अंदर गलती मत करना। देन 37th क्वेश्चन, जॉब इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक विच एम्स एट, जॉब इवैल्यूएशन एक टेक्निक है जिसका उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए एस्टैब्लिशिंग फेयर एंड इक्विटेबल पे, ऑप्शन बी एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अपडेटिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी असेसिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, एंड ऑप्शन डी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। देखो, दो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप प्राइस करते हो मैन को, भाई इस पर्सन ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी तो हम इसको इतनी सैलरी देंगे। जॉब इवैल्यूएशन से आप प्राइस करते हो जॉब को, मींस जॉब इवैल्यूएशन में आप कंपनी की जॉब्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो और पता लगाते हो कौन सी जॉब कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। मींस ये वो जॉब है जिस पर अगर डिसीजंस गलत लिए गए तो पूरी कंपनी डूब सकती है, फेल हो सकती है कंपटीशन में। तो जिस जॉब की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उस पर काम करने वाले पर्सन को उतना ही ज़्यादा पे किया जाएगा। तो जॉब इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक जिसका उद्देश्य होता है एस्टैब्लिश करना फेयर और इक्विटेबल पे, मींस सेम लेवल की जॉब करने वाले जो पर्सन है उनको इक्वल पे देना। ये नहीं कि भाई ए बी सी तीनों सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, सेम जॉब है तीनों की, तीनों क्लर्क है, एक को 10,000 दिए जा रहे हैं, एक को 20,000 दिए जा रहे हैं, एक को 30,000 दिए जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है जॉब की वैल्यू का पता करो और फिर
उस जॉब के लेवल पर काम करने वाले जितने भी पर्सन है उनके लिए फेयर और इक्विटेबल पे को क्या करो, डिजाइन करो। ठीक है, लाइक जैसे बैंक्स वगैरह की वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, तो वहां पर मान लो पीएनबी है, पीएनबी के अंदर जितने भी पीओज होंगे, जितने भी क्लर्क होंगे, उनकी सेम पीओज की सेम सैलरी होगी, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो। ठीक है, और जो क्लर्क होंगे उनकी सेम सैलरी होगी। ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस के बेस पर थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है गाइस, वो जो उनको अलग से इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 38th क्वेश्चन, इंडक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। इंडक्शन जो है वो इनमें से इंटीग्रल पार्ट है। ऑप्शन ए ट्रेनिंग। अब देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर आप लोगों को एक बहुत अच्छा पॉइंट बताती हूँ। ऑप्शन बी सिलेक्शन, ऑप्शन सी रिक्रूटमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब देखो गाइस, कई बार ऐसा होता है, तब तक आप लोग आंसर सोचो, ऐसा होता है एग्जाम के अंदर कि एग्जामिनर ने आपसे एक ही कंसेप्ट पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए, आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट थी उससे आपको एक पॉइंट पता चला इनडायरेक्टली, और फिर वो जो इनडायरेक्टली आपको पॉइंट पता चला, उसी पॉइंट पर एग्जामिनर ने आगे चलकर कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया, और अगर आपने वो पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोल्व किया होता तो आप उस दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाते। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने वो स्टाफिंग वाला क्वेश्चन किया था जिसका आंसर स्टाफिंग था, कि भाई अट्रैक्ट करना, एक्वायर करना, रिटेन करना और डेवलप करना। तो वहां पर वो जो रिटेन वर्ड था, ठीक है, वो जो रिटेन वर्ड था, रिटेन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन। मतलब आप रिटेन कैसे करके रख सकते हो एम्प्लॉय को, अगर आप उनको इंडक्शन प्रोग्राम अच्छे से उनका करवाते हो, उनका ओरिएंटेशन अच्छे से करवाते हो। ठीक है, तो वहां पर अगर आप वो इंडक्शन और रिटेनिंग के बीच में अच्छे से पॉइंट समझ लेते तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाते। सो गाइज, इंडक्शन जो है ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था भाई, इंडक्शन जो है वो ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होता है। मीन्स आपने जो न्यू एम्प्लॉय हायर किया है उसके लिए जो सबसे पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हम बात करें ना, तो वो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें उसको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, उसकी जॉब के बारे में, उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो वो सबसे पहला आप उसका इंडक्शन प्रोग्राम कह सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हो। ठीक है, मीन्स आप उसको ट्रेन कर रहे हो जॉब के स्टार्टिंग लेवल पर काम को अच्छे से करने के लिए। सो अब हम चलते गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो 40th क्वेश्चन में आप लोगों से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वाले कंसेप्ट में से। अब क्वेश्चन क्या पूछा, चलिए रीड करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल इन पार्लियामेंट इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल पार्लियामेंट में कौन से ईयर में। ये जो ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना गाइज, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हाँ मैं इनको लेस इंपॉर्टेंट कहूंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में ये नहीं आते। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर कोई टॉपिक अगर कोई टॉपिक सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में अगर कोई ईयर के रिगार्डिंग भी कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको याद कर लो, ताकि आपका कोई भी नंबर वहां पर किसी तरह से भी लूज ना हो एग्जाम के अंदर। सो भाई यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल था वो पार्लियामेंट में 1990 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। देखो गाइज, कोई भी कंट्री जो है वो कोई बिल तब पास करती है जब उसको किसी सर्टेन कम्युनिटी को या ऊपर उठाना होता है, अपलिफ्ट करना होता है, या किसी सर्टेन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है। लाइक आप सबको पता होगा कि पहले MRTP एक्ट था, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, 1969। उसके बाद इसको हटाकर नया एक्ट लाया गया, दैट इज कंपटीशन एक्ट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी MRTP एक्ट के अंदर कि भाई हमें कंपटीशन को इंक्रीज करना था। हम कंपटीशन को इंक्रीज करने
पर फोकस करने की बजाय हम लोग मोनोपोली को रिड्यूस करने पर बात कर रहे थे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम लोग कंपटीशन को इंक्रीज करने पर फोकस करेंगे तो मोनोपोली अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है। अगर हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देखो ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि मोनोपोली बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन हाँ काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए कंपटीशन एक्ट 2002 आया। तो यही मैंने बताया कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किसी बिल को तब पास करती है जब वो एक सर्टेन कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहती है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा विमेन के रिगार्डिंग एक्ट्स पास होते रहते हैं, बिल पास होते हैं या सर्टेन अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वर्कर्स की लाइफ को, उनके रिगार्डिंग वेलफेयर्स को अपलिफ्ट करने के लिए, उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयर के साथ इक्वल टर्म्स में बात करने के लिए गवर्नमेंट ने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल को क्या किया, फाइनली इंट्रोड्यूस किया 1990 के अंदर, ताकि वर्कर्स जो है वो अपनी मांगों को, अपनी बातों को अच्छे से रख सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर समझा इनके इम्पोर्टेंस, इस बिल की इम्पोर्टेंस। और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लाइक कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला भी पॉइंट आ जाता है। एंड दीज ऑल आर द आंसर कीज, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास आंसर कीज रहे